Assalamu alaikum, this is Mariam Kevan with a fresh episode of Not Every Woman. In this world, there's a silent crisis of perception. जिस तरीके से चीज़ों को देख रहे होते हैं, कोई और इंसान उसको दूसरे तरीके से देख रहा होता है. फॉर इंस्टेंस, अगर हम अपने आप को आईने में भी देख रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं? हम अपनी खूबसूरती को नहीं देख रहे होते, शायद हम अपनी इम्परफेक्शंस देख रहे होते हैं, शायद हम ये देख रहे होते हैं कि एजिंग हो रही है या जो भी मसाइल है, बट किसी और के लिए शायद यही खूबसूरती है. एंड दिस डज़ नॉट जस्ट अप्लाई टू योर पर्सनल बीइंग, द फिज़िकल बीइंग आई वुड से. हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो शायद हमें जंक लग रही होती हैं, जिसका हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी में, हमारे घर में कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन शायद कोई और इंसान उस लाइफस्टाइल के लिए, उन चीज़ों के लिए, उन पोजीशंस के लिए तरस रहा हो, उसके लिए वही आइडियल चीज़ हो. सो इट्स ऑल अबाउट परसेप्शंस. अच्छा, री इन्वेंशन क्या है? री इन्वेंशन ये है कि जो शायद आपको लग रहा है कि ये अच्छा नहीं है, फॉर इंस्टेंस फर्नीचर, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसको इतने मज़े की क्रिएटिव स्ट्रीक डालते हैं कि वो चीज़ जो है बिल्कुल बदल जाती है. इफ़ यू टॉक अबाउट फर्नीचर, डू यू नो ग्लोबली अराउंड 17 मिलियन टन्स ऑफ वेस्टेज इज़ प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ दैट. तो शायद जो आपको लग रहा है बड़ा ईजीली आप फेंक देंगे, दुनिया के ऊपर जो उसका इम्पैक्ट हो रहा है, दैट इज़ स्केरी. हमारे पास जो आज गेस्ट स्टूडियो में मौजूद हैं, शी इज़ एन ऑल राउंडर आई वुड से. मैंने ये प्रीएम्बल इसलिए दिया क्योंकि वो चीज़ों को बड़े अलग नज़रिए से देखती हैं. जो शायद आपका जंक है, उनके लिए इट्स अ ब्लैंक कैनवस. वो अपने स्ट्रोक से उस चीज़ को ऐसा बदल देंगी कि शायद आप खुद रिग्रेट करें, ये हमने क्या, इसको क्यों ऐसे समझा था. एंड दैट्स नॉट इट. शी इज़ ऑल्सो अ PhD, शी इज़ अ प्रोफेसर. तो वो ट्रांसफॉर्मेशन खाली फर्नीचर या चीज़ों की नहीं करें. शी इज़ नॉट जस्ट अ क्रिएटिव फोर्स बिहाइंड म्यूज स्टूडियो. शी इज़ ऑल्सो ट्रांसफॉर्मिंग यंगस्टर्स, यूथ, जिसका हम कहते हैं कि फ्यूचर आगे इनके पास हैं, तो उनकी ज़िंदगी में बड़ा अहम किरदार एज ए टीचर जो है वो फुलफ़िल करें. एंड देन अगेन शी इज़ नॉट जस्ट डूइंग दिस ऑल, मतलब ये सब तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ मेंटोरिंग भी कर रही हैं, ख़वातीन को भी बता रही हैं कि अगर वो भी ऐसा कुछ करना चाहती हैं तो कैसे हो सकता है. बिकॉज अमूमन यही सवाल आता है, हम क्या करें जी, हम कैसे करें, हम कहाँ से शुरू करें. तो आज हमने उनको स्टूडियो में बुलाया है, उन्हीं से जानेंगे उनकी ज़िंदगी, उनकी कहानी, उनकी बातें. अस्सलाम वालेकुम आसमा, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, आई एम गुड. सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि दिन के टाइम आप जो हैं यूनिवर्सिटी में बिल्कुल ही एक अलग मोड आपका होगा, डिफरेंट रोल. देन शाम को यू नो मे बी यू हैव दैट क्रिएटिव. विच वन इज़ योर फेवरेट? ये सारे मेरी पर्सनालिटी के ही पार्ट्स हैं. मुझे उसमें भी मज़ा आता है व्हेन आई एम टीचिंग. तो वो बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सोना होता है, वो मेरा डिफरेंट रोल होता है. फिर मैं एडमिनिस्ट्रेशन में भी हूँ और डिपार्टमेंट को लेकर चल रही हूँ. मैनेजमेंट भी आ गई उसमें भी. और ये जो आर्ट्स का जो है, जो पेंटिंग और फर्नीचर रिवैम्पिंग का है, ये मेरा स्ट्रेस रिलीवर है. ओके. यानी सॉर्ट ऑफ मुझे इसमें जो है थेरेपी मेरे लिए अपनी जो है ना वो होती है. आपको जो आपका जो क्रिएटिव स्ट्रीक है उसको एक्सप्रेशन मिल रहा है, प्लस इट टेक्स योर माइंड अवे फ्रॉम जो दिन के सारे स्ट्रेसेस होते हैं, तो वो आप इस तरह से जो है ना निकाल लेते हैं शाम को जो है. तो मिसास में कितना ज़रूरी है कि इस तरह की, चलें आपको तो रियलाइजेशन है कि मेरी हॉबी, आपने पैशन उसको बना लिया जिसके ज़रिए आपकी वेंटिंग भी हो रही है. बिकॉज जिस तरीके से आपने कह दिया, कहने को तो बहुत आसान है, वो टीचर रोल भी है, वो मैनेजमेंट भी है, वो डिपार्टमेंट भी है, साथ साथ अपना घर भी लेके चलना, फैमिली को लेके चलना. इट डज़ टेक अ टोल. एंड मोस्टली ख़वातीन उसी चीज़ पे थोड़ा हेजिटेंट हो जाती है क्योंकि उनकी वेंटिंग वाला सिस्टम नहीं निकल रहा होता, वो अपना वो मी टाइम नहीं कर रही होती. हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट? मी टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन अब ये जैसे आपने कहा ना कि लोग ये सोच रहे होते हैं कि कैसे करें. तो बेसिकली जब मैंने ना स्टार्ट किया था, मैंने मास्टर्स किया था बैक इन 1997. ओके. उसके बाद फिर शादी हो गई, बच्चे हो गए, और जैसे बाकी ख़वातीन हैं सब अपने अपने उसमें लग जाते हैं. आप घर देख रहे होते हैं, बच्चे देख रहे होते हैं. फिर देन वन डे यू रियलाइज़ के आप क्या कर रहे हैं, आपने जो इतनी पढ़ाई की, सारा कुछ किया, एंड द टैलेंट दैट यू हैव, तो वो उसके साथ क्या करें, एंड वेयर इज़ मी, यू नो, इन ऑल दैट. तो वो उसको करने के लिए फिर मैंने जो है ना अपनी पढ़ाई दोबारा से स्टार्ट की. और जब मैंने पढ़ाई दोबारा से स्टार्ट की, एमफिल किया, फिर PhD की, और जॉब के साथ बच्चों के साथ वो मैं कर रही थी, तो आई रियलाइज्ड कि ये जो हम लोग सोच रहे होते हैं ना कि ये सब कैसे होगा,
वो आपको सिर्फ पहला स्टेप लेना होता है। वो जो एक सेइंग है ना, इट्स नॉट क्लीशे, जिसको हम क्लीशे समझ के हम साइड पे कर देते हैं कि जी वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो आई बिलीव कि देयर इज़ ऑलवेज अ वे। तो आपको सिर्फ विल चाहिए होती है। आप अगर ये सोचते हैं कि मुझे ये करना है, एंड यू कैन डू दैट, उसके लिए टाइम भी निकल आता है, उसके लिए वेज भी निकल आते हैं। सिर्फ आपको जो है ना अपना थोड़ा सा फोकस उस पर करना होता है कि जी पहले तो आप ये देखें ना कि आपको करना क्या है। ठीक है, आपको अपना पैशन ढूंढना है, कुछ भी, एनीथिंग, इट कैन बी कुकिंग, आपको उससे कई रिलीफ मिल जाता है तो आप वो करें, जो भी जिस चीज़ से आपको जो है वो रिलीफ मिलता है। तो फर्स्ट स्टेप इज़ कि आप जो है ना उस पर यानी फोकस करें कि मुझे करना क्या है, एंड देन यू नो विदाउट थिंकिंग कि आगे क्या होगा और कैसे होगा, बस आप अपना जो है ना वो एम बना लें और वो हो जाती है। और ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे सामने हैं जहाँ पे आपको बस पहला स्टेप लेने की ज़रूरत होती है और आगे चीज़ें इतनी आसानी से, हिकअप्स तो आ रहे होते हैं ऑफ कोर्स, वो तो कोई अवॉइड नहीं कर सकता, लेकिन आप उसके साथ साथ मैनेज कर लेते हो। देखिए ज़िंदगी का भी तो यही है, यू डोंट नो व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, तो आप इतना तो तैयार हो ही नहीं सकते। तो आई एम श्योर आपके जो स्टूडेंट्स हैं, जिन ख़वातीन के साथ आपका एक इंटरेक्शन, क्योंकि वर्कशॉप्स और ये चीज़ें भी साथ साथ चलती रहती है, तो उनको प्रोफेशनल के साथ साथ इस तरह के लाइफ ज्ञान मिल रहे होते हैं बिल्कुल साथ साथ मिल रहे थे, बल्कि जो मेरी यंग फैकल्टी है उनको भी बहुत मिल रहे होते हैं। तो उनको मैं कह रही होती हूँ कि आप बिल्कुल फारिग ना बैठे, अपना टाइम वेस्ट ना करें। यू नो देयर इज़ सो मच दैट यू कैन अकम्प्लिश। और जब मैंने ना पढ़ाई शुरू की थी जॉब के साथ ना, तो फिर तो उस वक्त बच्चे भी छोटे थे, स्कूल गोइंग थे। तो ये मैं हर जगह बात बताती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन जब मैंने इतनी सारी चीज़ें जब साथ में स्टार्ट की ना, तो आई रियलाइज़ कि हमारे पास इतना टाइम होता है दिन में जो कि हम वेस्ट कर देते हैं। तो अगर हम वेस्ट ना करें और उसको यूटिलाइज़ करें टाइम को, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये जो आपने वेस्ट करने वाली बात की, क्या यही कॉन्सेप्ट था जब फर्नीचर या ऐसे आइटम्स को देखती थी कि ये क्या हो रहा है और इसी के ऊपर काम मैं करूँगी, इसको एक नया लुक दूंगी? नया लुक वाज द कॉन्सेप्ट द सेम कि बस एक लगाव था उस तरफ? एक्चुअली मेरे पास थी फाइन आर्ट्स BA में। तो उसके बाद फिर जब शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो फिर आपको पता है बच्चों के साथ ज़रा पेंटिंग डिफ़िकल्ट हो जाती है, वो हर चीज़ में हाथ डालते हैं, उन्होंने ख़राब करना तो आपकी हर चीज़ जो है ना वो रह जाती है। तो मैंने जो है वो छोड़ दिया सब कुछ। फिर आ गया कोविड, तो उसमें बड़ा टाइम था मेरे पास, तो समझ नहीं आती थी कि क्या करें। तो 2 चीज़ें मैंने स्टार्ट की, एक ट्रैवलिंग, हमने बाइक पे, मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों बाइक पे निकल जाते थे, क्योंकि गाड़ी नहीं निकल सकती थी। सेकेंड थिंग वाज दिस पेंटिंग। तो मैंने कहा, मुझे बस होता था कि मैं कभी पेंट किया करती थी, तो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो जब स्टार्ट किया तो मुझे मज़ा आना शुरू हो गया। फिर ये चीज़ के घर में एक साइड बोर्ड था, जिसको मैं सोचती थी कि इसको मैं खुद नया कर दूँगी। वो काफ़ी मुझे ना पुराना हो चुका हुआ था, और वही वाली बात कि नया फर्नीचर लेने जाओ तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव, सुपर एक्सपेंसिव, और फेंकने को भी दिल नहीं चाह रहा होता आपका, और एक आपकी अटैचमेंट हो जाती है ना चीज़ों के साथ। तो आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर। मैंने उसको थोड़ा सा रिसर्च किया, मैंने कहा इसको कैसे यूटिलाइज़ किया जा सकता है दोबारा। तो मुझे पता चला कि जनाब फर्नीचर पेंटिंग तो काफ़ी ज़्यादा वो लोग कर रहे हैं, इसको रीवैम्पिंग कर रहे हैं। और फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट लिया, पहले अपनी चीज़ें की, अपनी घर की सारी जो मुझे लगता था कि ये मैंने चेंज करना है, तो वो वहाँ से स्टार्ट किया। फिर रिक्वेस्ट आनी शुरू हो गई, और फिर बस वहाँ से चलना शुरू हो गया, एक नया सफ़र का आगाज़ हो गया। अच्छा, ये एक बड़ी कॉमन स्टोरी, मैं जितने भी अपने पर्सनल गेस्ट की भी बात करूँ या मैं जितने पॉडकास्ट वगैरह फॉलो करती हूँ, कि कोविड वाले फेज़ ने उनकी ज़िंदगी के ऊपर ना, जहाँ हम बाकी तमाम चीज़ों की कि हेल्थ, इम्यूनिटी, वो किस तरीके से डाउन हुई, आपका मेंटल जो चीज़ों को देखने का नज़रिया है वो तो है ही, बट बहुत सारे लोगों के लिए एक चेंजिंग टर्न ये कोविड का फेज़ है। यस, a lot of people, they realized the things that they could do अपने टाइम में। बहुत तो ऐसे कहते हैं, हमें तो वो भी पता लगे कि कौन से सगे रिश्तेदार हैं, कौन से नहीं है, एक आपको वो अपनी इन्वॉल्वमेंट और चीज़ों का हुआ। सो दिस हैज़ बिन, और ये एक आता भी होगा, अब तो आपको भी फील होता होगा कि ज़िंदगी जब बहुत फास्ट पेस हो जाए तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अ ब्रेक एंड ट्राई न्यू थिंग्स, ट्राई। ये आपको फील होता है कि आजकल यंगस्टर्स चीज़ें करने से कतरा रहे हैं, या रिस्क टेकर्स वाली एक जनरेशन अब आना शुरू हो गई है? मुझे लगता है, जैसे मतलब आपने अभी वेरी राइटली यू पॉइंटेड आउट कि लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई थी कोविड के बाद ना। बड़ी वेलकम किस्म की ब्रेक थी
थी ये, क्योंकि हम जो एक फास्ट पेस लाइफ में थे तो वो एकदम से ब्रेक लगी, तो देन यू रियलाइज़ कि ओ अब क्या करें, तो वो फिर आपको डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो सोचनी पड़ी। तो हमारी जो यंग जनरेशन है ना, इनको भी इसी तरह से थोड़ा सा, यानी वो जो कोविड के बाद है ना, बिल्कुल एक नई दुनिया जो है वो ऑनलाइन उसकी है। ऑनलाइन का ये है कि इट हैज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफ़ेक्ट्स बोथ। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से जो यंगर जनरेशन है थोड़ी सी डिस्ट्रैक्टेड ज़्यादा रहती है, यानी उनमें वो जो चीज़ है ना, एक चीज़ को पे फोकस करके और उसी को लेके चलना, दे गेट बोर्ड ईजीली एंड दे हैव टू फाइंड समथिंग एल्स। तो उनको कांस्टेंट ना स्टिमुला चाहिए होता है कि हर वक्त जो है वो कोई नई चीज़ जो है वो दे गेट बोर्ड। एक अच्छी चीज़ भी है कि बहुत सारी चीज़ें वो करना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, और डिसएडवांटेज ये है कि वो बहुत जल्दी जो है ना वो स्विच करते हैं। अच्छा, मुझे लगता है वो इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरफ्लो हो गया ना कि आपकी रिटेंशन नहीं हो पाती। आप यहाँ भी देख रहे हो, वहाँ भी देख रहे हो, आपने ये पढ़ लिया, आपने ये पढ़ लिया, लेकिन आप एक दिन बाद उस चीज़ को कोट ही नहीं कर सकते बिकॉज आपको वो फैक्ट या वो चीज़ नहीं याद है। देयर इज सो मच इन्फॉर्मेशन एंड देयर इज सो मच ऑफ दैट। और एक अब मैं आज ही पढ़ी थी कि आज कई डॉन का आर्टिकल सुबह आया हुआ था कि AI की तरफ इतने जा तो रहे हैं, बट जो मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड वो होना शुरू हुए हैं कि पीपल हैव स्टार्टेड कन्फाइडिंग इन AI चैटबॉट्स मेंटल हेल्थ इश्यूज के हवाले से भी ये वो पे। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? क्योंकि अब जो पर्सनली मेरा यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंसेस मुझे जो फील हुआ है कि आजकल के बच्चे दे आर वोकल अबाउट देयर वेल बीइंग, मेंटल हेल्थ। अगर कुछ बॉदर कर रहा है तो they are okay talking to you, they are okay asking for guidance, they are okay even going to therapist, जो मतलब कुछ साल पहले तक एक टैबू, एक स्टिग्मा होता था कि क्या, और अगर आप जा भी रहे हैं तो you don't have to tell that to people, वो एक acceptability नहीं थी। तो what is it nowadays? बच्चों के प्रॉब्लम्स मेरे ख्याल में ये तो हर ज़माने में ही थे, हमारे ज़माने में भी थे प्रॉब्लम्स, लेकिन वही आपकी वाली बात के पहले ये एक टैबू था और डिस्कस नहीं किया जाता था। अभी भी वो चीज़ है, काफ़ी हद तक है, लेकिन हमने उसको काफ़ी रिड्यूस किया है। जैसे यूनिवर्सिटी लेवल पे भी अब अगर आप देखेंगे तो साइकोलॉजी जैसा जो सब्जेक्ट है, इवन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को भी वो कुछ कोर्सेज माइनर दे रहे हैं, बिल्कुल वो बिल्कुल दे रहे हैं। प्लस बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में काउंसलिंग सेंटर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, उनमें साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं, तो दे हैव हेल्प अवेलेबल, रेडीली अवेलेबल, जिस पे ये अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है। वैसे भी यूनिवर्सिटी में स्ट्रेसेस तो होते हैं, पढ़ाई का सबसे ज़्यादा स्ट्रेस ये ग्रेड लेके ये प्लस वो उनका ना होराइजन बच्चों का अभी इतना बड़ा नहीं होता, और उनको यही बहुत बड़ा स्ट्रेस लग रहा होता है। और फिर ये भी होता है कि हॉस्टल में स्पेशली जब आते हैं, आप घर छोड़ के जब आते हैं, तो वो चेंज भी जो है वो स्ट्रेस क्रिएट करता है। तो उनके लिए हेल्प तो अब रेडीली अवेलेबल है, और ये भी एक अच्छी चेंज आई है कि दे आर सीकिंग हेल्प। यानी बहुत सारे बच्चे जो है ना अब वो खुद ही आते हैं और वो दे वांट टू अवेल दैट फैसिलिटी, विच इज़ अ गुड साइन। लेकिन अभी भी जैसे जो हमारी जनरेशन के हैं ना, वो थोड़ा सा वो कहते हैं उस चीज़ को थोड़ा सा डिसरिगार्ड करते हैं कि somebody is going through stress, कि नहीं ये कौन सी बात है, निकलो इसमें से, स्ट्रॉन्ग बनो। तो वो थोड़ा सा अभी भी हमारी वाली जो जनरेशन है ना, उसको एक्सेप्ट करना थोड़ा सा ज़रा डिफ़िकल्ट है, लेकिन चेंज आ रहा है, काफ़ी चेंज आ चुके हैं। मतलब ये भी हमारी जनरेशन ने ही किया कि वहाँ पे हेल्प जो है वो रेडीली अवेलेबल करती। लेकिन यंगर जनरेशन भी जो है इसमें उनको भी क्रेडिट जाता है कि दे आर नॉट अफ्रेड टू टॉक अबाउट इट, अपनी वल्नरेबिलिटीज दिखा रहे हैं। और एक हमने वो एसोसिएट किया हुआ था ना मैस्कुलिनिटी या एक आपकी स्ट्रेंथ, एक वो उस चीज़ से है कि कीपिंग थिंग्स, कि आप बिल्कुल जो है ना वीक अपने आप को एक अपने फसाड, हालांकि अंदर से आप जितने खोखले हो रहे हैं, जितना आप टूट रहे हैं, वो ज़्यादा डैमेज करता है, फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। असल में मैंने देखा है बोथ मेल एंड फीमेल को अलाउ किया जाता है टू बी वनरेबल, लेकिन हम जो मेल्स को, स्पेशली मेल चाइल्ड को जिस तरह हम रेज करते हैं ना कि रोना नहीं है, तुम लड़के होके रो रहे हो, तो उस तरह के एनवायरनमेंट में जब हम उनको रेज करते हैं तो उनको आउटलेट ही नहीं मिलता कहीं पे, और वो भी एंड देन दे हैव टू बी डोमिनेंट जब वो बाहर जाते हैं और दे हैव टू अर्न, तो उस स्पेस में they have to be dominant, और अगर वो डोमिनेंट नहीं होंगे और कहीं पे वीकनेस शो करेंगे तो वो दुनिया तो फिर उनको खा जाएगी। तो इसलिए भी फिर उन पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है कि हम प्रोवाइडर हैं, वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, हमारे पर लोग डिपेंड करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, और हम जो है ना बिल्कुल यानी
किसी तरह की भी वीकनेस जो है ना वो किसी के हाथ में नहीं हम नहीं दे सकते, यस, विच इज़ वेरी सैड, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है ना वो फिर इस वजह से आई हैव सीन देम ब्रेकिंग, क्योंकि वो इतना ज़्यादा चेंज जब आ रहा होता है और इतने स्ट्रेसेस जब हो रहे होते हैं तो वो एट टाइम्स जो है ना इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर देम ऑल्सो टू कोप। वो बच्चे ही होते हैं, सारे ह्यूमन बींग्स एक ही जैसे होते हैं, कुछ स्ट्रेस ले लेते हैं, कुछ नहीं ले सकते, लेकिन क्योंकि हम मेल और फीमेल को डिफरेंट कैटेगरीज में इस तरह से रखते हैं कि जी ये वीकर है तो चलो इट्स ओके फॉर देम टू क्राई और अच्छा हो जाएगी, खुद ही निकल आएगी, कोई वो फर्क भी नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, ये तो रोती रहती हैं तो खैर है इस वक्त। लेकिन ऑन दी अदर हैंड मेल को हम ये देते नहीं हैं बिल्कुल भी आउटलेट कि वो कहीं पे भी वल्नरेबिलिटी जो है वो। अच्छा, मुझे पर्सनली ये लगता है कि बहुत सारी ख़वातीन के मसाइल इसलिए भी अभी तक परसिस्ट करते हैं, सोसाइटी में मौजूद हैं, क्योंकि हमने मेल्स को नहीं समझा। हर फीमेल का इशू किसी ना किसी मेल के साथ समहाउ रिलेटेड हो सकता है, सो मे बी दैट इज़ द कल्चर इन द हाउस, फादर की तरफ से या फिर कल को हस्बैंड की तरफ से या कोई भी, हम उनको नहीं समझेंगे, उनको फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ नहीं करेंगे, वो अपनी वेंटिंग नहीं करेंगे, तो वो इस जेंडर को भी वो फ्रीडम देने का सोच ही नहीं सकते। एक्चुअली वो यू राइट, लेकिन दोनों जेंडर हैं भी बहुत डिफरेंट ना, उनमें आपने शायद वो आई डोंट नो मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन, तो वो जो है ना वो एक्चुअली ट्रू है, यू नो दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट स्पीशीज, एग्जैक्टली, तो वो उस वजह से भी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। और जो हम ये कहते हैं ना कि उनको अंडरस्टैंड करें, तो बेसिकली ये होता है कि हम उनको उनकी फेमिनिन साइड से यानी कनेक्ट होने ही नहीं देते ना, जो मैंने अभी आपको बताया कि जी हम क्या कर रहे होते हैं कि जी तुम तो लड़के हो, तुमने तो बाहर जाना है, क्यों रो रहे हो और क्या, तो वो फेमिनिन साइड से तो कनेक्ट करते ही नहीं है। तो जब आपकी फेमिनिन साइड से ही आप कनेक्ट नहीं करेंगे तो वो फिर आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते ना, जो वो आपका इमोशनल क्वेश्चन वो आएगा नहीं। अच्छा, मिसाल में आप शायद मेरे साथ इस बात पे अग्री भी करेंगी कि वो फिर चीज़ खाली एक घर तक कन्फाइंड नहीं रहती, देन इवन इन दी ऑर्गेनाइजेशंस इस तरह के मेल्स अपने फीमेल काउंटर पार्ट्स को ना वो रिस्पेक्ट, ना वो उस तरीके से समझ सकते हैं, ना वो उनकी पोजिशन की वजह से रिगार्ड दे सकते हैं, बिकॉज दे वो जस्ट लुक एट हर एज अ फीमेल, और वो फीमेल क्यों, क्योंकि घर, एंड सेम इज़ द केस विद दी मैं कहूँगी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या कहीं पे भी आपको इमोशनली बड़ा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, फ्रॉम द मेन मैन्स पर्सपेक्टिव मैं कह रही हूँ, कि एक फ़ीमेल को आप उस तरीके से समझें। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, इसीलिए जो है ना फीमेल्स को आई थिंक दे हैव टू वर्क ट्वाइस एज हार्ड टू प्रूव देमसेल्फ। जितना अभी जैसे मैं भी जहाँ पे काम कर रही हूँ तो आई एम दी ओनली फीमेल HOD ना, तो आई वाज द फर्स्ट वन इन द इंस्टीट्यूट, तो वो थोड़ा सा ज़रा शुरू में ये होता था कि उनको भी समझ नहीं आती थी कि हाउ टू नाउ बिहेव, सलाम करना है नहीं करना, तो कैसे बात करनी है, क्या करना है, और अभी तक कई लोग जो हैं उसके साथ स्ट्रगल करते हैं, बिकॉज वो जब ऑल मेल होते हैं तो यू नो दे आर कंफर्टेबल विद ईच अदर एंड दे कैन यू नो जैसे आपस में जो मर्जी बात कर लें, तो इन माई प्रेजेंस दे हैव टू चेक देयर वर्ड्स कि वो क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट फ़ीमेल के लिए भी होता है और उनके लिए भी होता है कि वो उनको भी समझ नहीं आती। जैसे ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे हमारे पास आते हैं ना बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जो बिल्कुल टोटली जो है ना वो यानी ऑल मेल उसमें और या फिर ऑल गर्ल्स में जो पढ़ के आए तो उनका इंटरेक्शन हुआ ही नहीं होता, सिवाय घर की फीमेल्स के उनका इंटरेक्शन किसी से और नहीं हुआ, ऑकवर्ड होते हैं, बिल्कुल ऑकवर्ड होते हैं और वो उनको समझ नहीं आती है कि बात कैसे करनी है। तो जब पहली दफ़ा जब उनका एक्सपोजर होता है कि एक कोएड में, तो फिर उनको ज़रा बताना पड़ता है कि ना नाउ यू आर आप क्लास फेलोज, एक ही क्लास में आपने पढ़ना भी है, यू हैव टू स्पेंड 4 years टुगेदर, और ये इस तरह से तो आप नहीं चलेंगे बिल्कुल, इतना जो है पॉलिफिकेशन हो बिल्कुल, तो वो आप आपस में किस तरह 4 years आप लोग गुजारेंगे। तो थोड़ा सा फिर उनको ना बताना पड़ता है कि बेटा दे आर इंडिविजुअल्स, फीमेल्स आर ऑल्सो इंडिविजुअल्स, आप जेंडर को ज़्यादा साइड पे रखें और आप ये देखें कि अगला जो है ना वो इंडिविजुअल है, तो फिर आपसे आराम से बात हो जाएगी। तो फिर जब हम उनको थोड़ा थोड़ा ट्रेन करते हैं तो बाय द एंड ऑफ 4 years
तो they are ready to go they are and ready to move into their profession राइट। और बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर ये चीज़ ना, तो वहाँ पे एक वो ऑकवर्डनेस, तो जितना अर्ली वो हो जाए वो बेहतर है। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि बड़ा आपका डिफरेंट, जैसे आपने कहा कि ट्रैवलिंग और वो ट्रैवलिंग भी ऑन द बाइक, ये कौन सी एडवेंचरस ट्रिक, टेल अस अ बिट मोर अबाउट दैट। और एक वो भी होता है ना कि आप किताबों से, आप चीज़ों से जितना मर्जी सीख लें, जो चीज़ आपको ट्रैवलिंग से सीखने को मिलती है, that is something else, nothing else or no one else can teach that to you. बिल्कुल, ये एक्चुअली स्टार्ट इस तरह से हुआ था, ये मुझे भी नहीं पता था कि आई कैन डू दैट। साइकिलिंग बचपन में बहुत करते थे, जैसे सारे बच्चे बहुत ज़्यादा मुझे बड़ा शौक होता था, मैं कुछ थोड़ा ज़रा एक्स्ट्रा था। और मैं थोड़ी सी बचपन में ना एडवेंचरस ज़्यादा थी, राइडिंग करना, स्विमिंग करना, वो दरख्तों पे चढ़ जाना, और इस तरह करना। वो फिर बड़े हो गए आप, उसके बाद फिर आपको सोसाइटी एक रोल में वो कर देती है, कन्फाइन कर देती है, दिस इज हाउ यू हैव टू बिहेव। तो वही जैसे फिर वही वाली बात है कि कोविड ने सब कुछ चेंज किया। तो जब कोविड आया तो नोबडी कुड गेट आउट ऑफ द हाउस, गाड़ी तो आप बाहर ले जा नहीं सकते थे, हर जगह तो वो रोक लेते थे, बिल्कुल ही लॉकडाउन था। तो हमारे पास बाइक थी, और हम बाइक लेके ना उन रोड्स पे चले जाते थे जहाँ पे ये यानी गाँव की साइड पे, जैसे जो होते हैं ना, जो छोटे रोड्स होते हैं, ठीक है, तो हम उधर चले जाते थे, क्योंकि वहाँ पे ना पुलिस के नाके होते थे ना कुछ। तो वो मैं और मेरे मियाँ जो है ना, वो हम निकल जाते थे उस पर। तो वो हमें मज़ा आना शुरू हो गया। फिर हमने वो रास्ते डिस्कवर किए, जैसे हम मरी भी चले जाते थे, यू नो, जो नॉट फ्रॉम द मेन रोड साइड से, और सारे हमने पूरा रावलपिंडी, इस्लामाबाद के जो है ना, वो हमने उस तरह से वो हमने डिस्कवर किए। और इसमें ज़्यादा क्रेडिट मेरे हस्बैंड को जाता है, बिकॉज ही अलाउड मी टू रिस्क एंड चैलेंज। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो अब ये है कि मतलब हम जब ब्रेक लेनी होती है ना, तो हम इकट्ठे जो है वो निकल जाते हैं। और बाइकिंग के बहुत सारे फिर उसके बाद ग्रुप्स भी बन गए ना। अब तो जो बाइक राइड है उसके काफ़ी सारे डिफरेंट ग्रुप्स आपको सोशल मीडिया पे भी मिल जाते हैं, ग्रुप्स में जाते हैं लोग। और ये ज़्यादा ट्रेंड जो है ना उसी वक्त ही शुरू हुआ, बिकॉज वो गाड़ियाँ नहीं जा सकती थी, तो लोगों ने कहा कि चलो ये बाइकिंग, और रोड्स भी थोड़ी एम्प्टी थी, तो हो जाता है। अच्छा, लेकिन वैसे भी अगर आप किसी एक चीज़ को शुरू करो, आपका एक तरफ हो, तो फिर आप लाइक माइंडेड लोग अट्रैक्ट भी करने लग जाते हैं, आप मिलने भी लग जाते हैं, और आपकी कम्युनिटी ऑब्वियसली डाइवर्सिफाई होना शुरू हो जाती है। मुझे ये बताइएगा, ट्रैवलिंग से ही रिलेटेड एक और मेरा आपसे सवाल है, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी कंट्री, कोई ऐसा ट्रिप जहाँ कहते हैं ना कि शायद यू ब्रॉट बैक समथिंग जो आपको और कोई चीज़ नहीं सिखा सकती थी, कोई ऐसा लेसन में भी, कोई मतलब मुझे लिटरली लगता है कि कभी बस बैठे कोई ऐसी जगह होती है जहाँ मे बी आपका सोचने का पर्सपेक्टिव ही बिल्कुल बदल जाता है, और मे बी यू डिसाइड समथिंग, मे बी आप अपने आप से कोई एक प्रॉमिस करके एक वापस आते हैं, कि वरना तो होता है ना सोवेनियर्स लेके वापस आ रहे हैं, बट मे बी समथिंग मोर मीनिंगफुल। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा बाहर तो नहीं, लेकिन क्योंकि मैंने ज़्यादा ट्रैवल यही बाइकिंग के ऊपर जो है ना वो किया, नॉर्थ भी और कश्मीर और ये सारी जो है ना हम गए। तो बचपन में मेरे फादर आर्मी में थे, तो हमने बचपन में सारा देखा हुआ था, सारा देखा हुआ था एरिया। लेकिन समहाउ जब मैं बाइक पे गई ना, तो इट वाज वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। वो आपको ऐसा लगता है लाइक एज इफ यू आर फ्लाइंग। तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि आप इस तरह की रोड्स पे निकल जाते हैं जो कि यानी गुम जाते हैं, जैसे सॉर्ट ऑफ आप कहते हैं ना कि। तो वो एक इस तरह का इंसिडेंट हमारे साथ भी हुआ कि हम गए टूवर्ड्स लीपा वैली, और जब हमने ट्रैवल स्टार्ट किया तो वो था बारिश में पूरा। तो वो बारिश थ्रू आउट होती रही, तो उसमें हमने ना एक टर्न मिस कर दिया, और हम एक ऐसी रोड पे चले गए जिस पे जो है हमें कुछ थोड़ा सा आगे जाके एहसास हुआ कि इस पर तो बिल्कुल कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई बंदा नहीं है इधर जो है। और लेकिन हमने सोचा शायद बारिश है इस वजह से, और ये रोड जो है इस कम लोग आते हैं इस वजह से जो है, या कहीं तो कनेक्ट करेगी जाके। हम चलते चले गए, इतना आगे चले गए, आगे वो रोड टूटना शुरू हो गई, एक जगह जाके ना बिल्कुल रोड ही गायब हो गई। तो देन भी अच्छा, उस वक्त भी हमें पता नहीं चला कि ये रोड जो है ना ये अब आगे नहीं जा रही। गूगल मैप्स तो नहीं फॉलो कर रहे थे? नहीं, वहाँ पे तो काम ही नहीं करते ना, ये ना इंटरनेट काम करता है, ना कोई सिग्नल्स काम करते हैं।
थिंग्स पे जा रहे थे? वो हमें मतलब वो मेरे हस्बैंड ने पहले ट्रैवल किया हुआ था, तो हम सोच रहे थे कि यही रोड है, ये वाली जाती है। तो हम बड़े डिसअपॉइंट हुए कि जी स्लाइड आ गई है और इसकी वजह से रोड अब ख़त्म है, तो हमारा तो ट्रिप ही ख़राब हो गया। हमने वी हैव टू यू नो टर्न बैक। तो वहाँ पे जो है ना, बट जो मैंने उधर देखा ना, वहाँ पे हमने कहा चलो अब यहाँ तक आ गए हैं तो चलो थोड़ा सा देखते हैं ना वो आगे पीछे। तो वो हमने थोड़ा सा ज़रा आगे पीछे देखा, तो इट वाज वो विल्डरनेस ऐसी थी, इतनी खामोशी, ना कोई बंदा ना कोई मतलब बंदे की ज़ात और बारिश हुई हुई और बादल, और वो बिल्कुल ऐसी जगह थी कि आप सोच में पड़ जाते हैं कि अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत दुनिया बनाई है और हम किस दौड़ में हैं, और ये सब चीज़ें जो है ना हम इंजॉय नहीं कर सकते या हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं इन चीज़ों को। वहाँ पे मुझे पहली दफ़ा एहसास हुआ कि ये हमारा जो मुल्क है ना, ये कितना खूबसूरत है, कितनी ज़्यादा अल्लाह ताला ने इसको खूबसूरती दी हुई है। हालांकि उससे पहले भी मैंने बहुत जगह जो है ना वो ट्रैवल की थी, बट वो क्योंकि एक ऐसी जगह थी जैसे बिल्कुल आप कहते हैं कि हाँ अनएक्सप्लोर्ड, बिल्कुल रॉ नेचर जैसे होती है। वो आबशार ऊपर से गिर रही है, पानी जा रहा है और बर्ड्स हैं सिर्फ, और आप हैं उसके अंदर। तो वो मैंने रियलाइज़ किया कि हम जो है ना ज़िंदगी बहुत यानी अजीब चीज़ों के पीछे जो है ना, जिनका कोई हासिल नहीं है, उनके पीछे हम ज़ाया कर देते हैं। हालांकि ये वाली चीज़ें हैं जिनको हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए, इनके लिए टाइम निकालना चाहिए, नेचर के लिए स्पेशली टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ जो है ना आपको रिजुविनेट करती है। बिल्कुल, ये आपको एनर्जी देती है जो कि आपको वैसे नहीं मिल रही होती, जो आप डेली लाइफ में जो है ना वो लगे हुए होते। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा अपने खूबसूरती से यू पुट इट इन वर्ड्स। वैसे भी होता है कि अगर आप ज़िंदगी में अगर आपको लग रहा हो कि यू आर जस्ट स्टक, मतलब ज़िंदगी मतलब नहीं, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, काम भी कर सब कुछ रहे हैं, लेकिन फिर भी फील हो रहा हो कि कुछ नहीं हो रहा, कोई मतलब नहीं मिल रहा, तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप सुबह थोड़ी देर सिर्फ बाहर ही निकले, अपने घर से बाहर निकले, काम के लिए नहीं, वैसे आसमान, बादल, दरख्त, वो अगर वो चिड़ियों की चहचहाहट आपको सुनाई दे या इस तरह की चीज़ें, तो आपको बड़ा एकदम से हो जाता है। सो आई कैन जस्ट ट्राई टू इमेजिन या विजन करने की कोशिश करी हूँ कि आपका वो किस तरह का होगा। और ये वो चीज़ें जो आपको तस्वीर में जितनी मर्जी आप खूबसूरत सीनरी देख लें, वो इम्पैक्ट नहीं हो सकता जो आप खुद उसको फील अपनी सेंसेस से, अपने माइंड से करके करें। तो बेसिकली ये बिल्कुल आपने सही कहा है कि हम जब पिक्चर्स ले रहे थे ना, हम भी जाते हैं जब उस पे, तो वो क्योंकि मेमोरीज इकट्ठी करनी थी, ये इस चीज़ की पिक्चर्स ले लो, व्हाट यू आर सीइंग फ्रॉम योर आई वो एक्सप्लेन ही नहीं हो सकता। जिस तरह का आपको स्काई नज़र आता है, जिस तरह के आपको क्लाउड्स नज़र आते हैं, जो कलर्स आपको नेचर के नज़र आते हैं, वो आप कैप्चर कर ही नहीं सकते। और मैं अक्सर मैं हस्बैंड से कह रही थी कि हम दोनों ही ट्रैवल कर रहे होते हैं, बच्चे तो अब बड़े हो गए हैं, वो हमारे साथ जाते नहीं हैं ज़िंदगी। तो मैं उनको यही कह रही थी कि अभी तक मतलब साइंस इतनी जो है वो प्रोग्रेस कर गई है, इतनी आगे, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी हो गई है, कैमरास किस किस किस्म के 4G 3G और पता नहीं क्या क्या, बट ह्यूमन आई का कोई कंपैरिजन नहीं है। अभी तक वो जो ह्यूमन आई जो देख सकती है चीज़, उसको वो कैमरा जो है वो कैप्चर नहीं, क्योंकि ह्यूमन आई आपके ब्रेन के साथ कनेक्ट करके उसके साथ फील कर रहा होता है। सो इट्स नॉट जस्ट व्हाट यू आर सीइंग, हाउ यू आर सीइंग, क्या फील करें, आपके माइंड का कौन सा पार्ट शायद ट्रिगर हो गया, आपको कोई चीज़ देख के शायद बचपन की कोई चीज़, स्वीट मेमोरी हो, ये आपको सिर्फ देखने से नहीं हो सकती। ये तो मतलब एक यानी आप मेटाफोरिकली इसको वो कह सकते हैं, लेकिन जो लिटरल सेंस में भी है ना, यानी द कलर दैट यू आर you can't capture that, the sky, जैसे क्लाउड्स हैं स्काई पे और वो आप देख रहे हैं, वो कैप्चर ही नहीं। आप अगर आप मून देख रहे हैं रात को, वो कैप्चर ही नहीं होता है, उससे कैमरा से नहीं होता है वो कैप्चर, वो सिर्फ फील किया जा सकता है, देखा जा सकता है, अप्रिशिएट किया जा सकता है। And it's very important to take such breaks. Very important. You have to take breaks, otherwise तो फिर आप मेरे ख्याल में ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, अब आपका क्योंकि इंटरेक्शन बहुत सारी ख़वातीन के साथ भी होता है, जैसे यंग पैशनेट एंटरप्रेन्योर्स में कहूँगी, जो शायद अब एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स की तरफ आ रही हैं, जिनको भी शायद एक वो आर्टिस्टिक साइड थी, बट दे डिड नॉट नो कि इसको वो एक बिज़नेस भी बना सकती थी, या चलो बिज़नेस नहीं भी बना रहे तो भी अपना मी टाइम उसको कैसे, सो यू मेंटोर सच विमेन, आपकी वर्कशॉप्स वगैरह भी इस तरीके से आपकी एंगेजमेंट रहती है। मुझे थोड़ा सा उनके पर्सपेक्टिव से बताइए
किस तरह ज़िंदगी को देख रही हैं, क्या वो एक्सेप्टेंस, क्या वो कंफर्टेबिलिटी आ रही है, किस तरह की चीज़ों को वी कैन स्टेप इन, और आपको देखा देखी, आप जैसी और एग्जांपल्स को देखा देखी जो ख़वातीन घर भी देख रही हैं, काम भी कर रही हैं कि हाँ सब कुछ हो सकता है, तो व्हाट इज़ इट लाइक, थोड़ा सा उस तरह बताइएगा। इसमें दो तरह के, जैसे मैं लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रही थी, एक तो जो प्रोफेशनल जो ऑलरेडी प्रोफेशंस में होती हैं, और दूसरे जो जैसे मेरे पास जो सीखने के लिए आती हैं ना, ये पेंटिंग वगैरह के लिए, तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है दोनों का। जो प्रोफेशनल उसमें भी हैं तो वो भी व्हेन दे सी कि यू कैन इसके बच्चों के साथ, घर के साथ आप अपनी स्टडीज़ भी प्रोग्रेस कर सकते हैं, एंड यू कैन प्रोग्रेस इन लाइफ, तो वो एक डिफरेंट किस्म की वो इंस्पिरेशन उनके लिए भी होती है। एंड यू टेल देम कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, साथ में मैनेज हो सकती हैं। ये जो पेंटिंग वाला है ना, इसमें जो मेरे पास ख़वातीन आती हैं, अब आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ, मेरे पास कुछ ऐसी ख़वातीन हैं जो 70 ईयर ओल्ड हैं। इंटरेस्टिंग। और वो मतलब आप कह सकते हैं डेकेड्स के बाद दे स्टार्टेड कनेक्टिंग विद देयर जो पैशन था। और अभी मैं मतलब वो मेरे पास ना, यानी आप कहते हैं रिपीट जैसे जो होता है ना, वो दोबारा वो कहते हैं जी, मुझसे रिक्वेस्ट करके वो कहती हैं कि जी हमने आना है आपके पास। और अक्सर ये होता है, उनको मैं कहती हूँ कि अब मैंने आपको सब कुछ सिखा दिया है, अब व्हाट एल्स डू यू वांट ना, अब आपको ज़रूरत नहीं है, अब आप खुद करें। तो दे स्टिल इंसिस्ट कि नहीं, हमने आपके पास आके जो है ना वो करना है। दे लुकिंग फॉर दैट स्पेस जो कि जिसमें वो अपना निकाल सकें, एक्सप्रेशन जो है, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है, उसको बाहर निकाल सकें। और जो भी एबिलिटीज़ हैं उनको, क्योंकि वो जब आप मिल के बैठते हैं फिर आप सोचते हैं कि अच्छा वो लाइक माइंडेड जैसे होते हैं, आपको वो लोग मिल जाते हैं, एंड देन यू टॉक अबाउट कलर्स एंड यू टॉक अबाउट टेक्सचर्स, तो वो जो जॉय उससे मिलता है ना, वो शायद वो घर में जब अकेले वो कर रही होती हैं तो वो दे कैन नॉट फाइंड दैट, एंड दे कम टू मी। इसी तरह बहुत सारी जो हैं वो हाउसवाइफ्स जो हैं वो आती हैं, एंड देन दे ट्रांसफॉर्म नॉट ओनली देयर होम्स, वो अपनी चीज़ें घर जाके, मैं उनको यही बताती हूँ कि आपको ज़रूरत नहीं है कि बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करें इसमें। आपके घर में जो चीज़ें हैं उनसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, पहले आप स्टार्ट उसी से करें, क्योंकि जब आपने घर में रहना होता है और आपकी स्पेस ही वही है, तो उधर ही आपका आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन जो है वो निकलना चाहिए, निकलेगा, बल्कि तो आप उसको बेहतर कर लेते हैं थोड़ा सा, तो यू फील बेटर। लेकिन वही जो आपने बात की ना, वो जिस तरह से कम्युनिटी वाली चीज़ बन जाती है, जहाँ लाइक माइंडेड ख़वातीन के साथ बैठना, इंटरेक्ट करना, पॉजिटिव एनर्जी लेना। आई बिलीव इन एनर्जीज। मुझे लगता है कि आप कुछ राइट लोगों के साथ जो पॉजिटिव माइंड वाले हों, एनर्जी वाले हों, वो आपको भी मोटिवेट करेंगे और आपकी भी पोटेंशियल को आगे लेके जाएंगे। और ऐसे ही इफ़ यू जस्ट सिट डाउन विद, कुछ लोग होते हैं ना वो जस्ट सक ऑन टू लाइफ वाली, वो पैरासाइट्स वाली चीज़ होती है। आप जितनी मर्जी डिटर्मिनेशन, पैशन के साथ जाके बैठे, उनके साथ अपने आइडियाज़ डिस्कस करें, जनरली कोई भी बात करें, वो आपकी एनर्जी भी बाय द एंड ऑफ द ईयर इतनी ड्रेन कर लेगी कि आप कहेंगे सो जाओ। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो जो पॉजिटिव वो ना एनर्जी है ना, तो वो आपके वहाँ से मिल रही है, सेफ स्पेस। यस, वो आपको भी एनर्जी इस तरह से मिल रही होती है क्योंकि जब आप कुछ कर रहे होते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं, और फिर आप यू सी के उसका रिजल्ट क्या आ रहा है ना, दैट्स अ डोपामाइन हिट। एग्जैक्टली। तो फिर आपको भी उससे मतलब खुशी हासिल होती है। बच्चों को भी जैसे आप पढ़ाते हैं और फिर आप रिजल्ट देखते हैं, तो और वो काफ़ी अरसे के बाद आपको जाके जो है ना वो नज़र आता है। तो लेकिन उससे खुशी हासिल होती है, आपको एनर्जी हासिल होती है, आपको फुलफिलमेंट होती है, यू डन समथिंग जिससे पॉजिटिव चेंज आए किसी की लाइफ में भी। क्योंकि मेरे ख्याल में हैप्पीनेस शायद यही है, जो आप लोगों की हेल्प करते हैं ना, यू मेक समबडी फील स्पेशल, या समबडी थोड़ा सा भी उसको खुश कर दिया आपने, उसको थोड़ा सा ऐसा टाइम दे दिया जिससे वो अपने परेशानियों से वो निकल आया है, या कुछ सिखा दिया, और ही और शी इज़ एबल टू रिप्रोड्यूस दैट, तो उससे ज़्यादा बड़ी जो है ना वो खुशी आपको और किसी चीज़ से हासिल नहीं थी ना। लेकिन ये इसको फिर मैं वो कहूँगी कि ये सिर्फ वही कर सकते हैं जो खुद सिक्योर होते हैं, क्योंकि स्पेशली वेमेन, क्योंकि वेमेन सेंट्रिक अगर मैं बात करूँ, अगर एक खातून खुद इनसिक्योर है, अगर वो एकदम उस कंपटीशन में आएगी कि ये कल को मेरे से बेहतर ना हो जाए, या ये ना हो जाए, या कुछ
की आदत होती है ना, वो यहाँ भी उनको भी देख के कंपैरिजन में फिर अपनी चीज़ को देखती है, उनको भी वो आपको कभी उस तरह की ना मोटिवेशन देंगे ना वो बात करेंगे, बल्कि आपको स्नब करने की कोशिश करेंगे. सो ये जो हैप्पीनेस वाली, दिस कम्स टू सिक्योर पीपल व्हेन दे ट्राई टू हेल्प अदर people और वो एक You're so right, लेकिन ये it is not restricted to females only, ये मैं कहूँगी, क्योंकि मैं तो मेल्स में भी काम करती हूँ बहुत ज़्यादा, तो ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है. तो मैंने बहुत सारे मेल्स भी ऐसे देखे हैं जो इनसिक्योर हो जाते हैं आपसे, बिकॉज यू आर मोर केपेबल देन देम, तो वो भी इनसिक्योर हो जाते हैं, थ्रेटन हो जाते हैं कि जी ये अब आगे ना चले जाए ना हमसे. तो ये तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है. इट्स नॉट यू नो कि हम जनरली फीमेल्स को ना टारगेट करते हैं. और ये मैंने बहुत, जब मैंने मर्दों के साथ भी काम कर लिया है, तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना हम स्टेरियोटाइप करते हैं. ओके, वहाँ भी एग्जिस्ट करती हैं. जैसे हम कहते हैं फीमेल्स बहुत बोलती हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, मेल्स भी बहुत बोलते हैं. गॉसिप करती हैं, तो ऐसी भी कोई बात नहीं है, मेल्स भी बहुत गॉसिप करते हैं. तो ये इंडिविजुअल्स होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स होते हैं सारे. किसी एक जेंडर को स्टीरियोटाइप कर देना कि जी ये ऐसे होते हैं, तो ऐसी बात नहीं है. जब आपको एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ के और आप लोगों से मिलते हैं, एक्सपोजर होता है, फिर देन यू रियलाइज एट द एंड ऑफ द डे देर ऑल ह्यूमन बीइंग्स. और जिस तरह बोथ जेंडर्स में हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे बुरे दोनों में होते हैं, सिक्योर इनसिक्योर हर तरह के होते हैं, नॉलेजेबल इग्नोरेंट हर तरह के होते हैं. आपको सब तरह के लोग मिलते हैं, डिफरेंट टाइप्स मिल जाएंगे. अच्छा, मुझे ज़रा थोड़ा सा ये बताइएगा कि ये जो आर्टिस्टिक साइड, फर्नीचर, ये सारा, एक तो आपने खुद थोड़ा सा तस्करा कर दिया कि इतना एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि हमें दूर से देखने में लगता है कि उसके ऊपर जो जिस तरह के पेंट्स है, ये वो मे बी इट्स अ वेरी कॉस्टली थिंग टू डू. और दूसरा ये, आई एम ऑलवेज स्केयर्ड ऑफ द मेस. मुझे लगता है आपने नॉर्मल कैनवस के ऊपर पेंटिंग भी करनी हो, आप पूरा अपना खोल के ये वो करते करते तो बहुत मज़ा आ रहा होता है, बट इन द एंड व्हेन यू हैव टू यू नो पुट एवरीथिंग बैक टू देयर प्लेस, तो वो एक चीज़ मुझे बड़ी बॉदर करती. क्या हाउ इज इट लाइक? यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. ये चीज़ जो है ना आपको रिस्ट्रिक्ट करती है कि मेरे कपड़े गंदे ना हो, फिर सफाई करनी पड़ेगी और ये सारा कुछ करना, तो ये आपको ना रिस्ट्रिक्ट करती है बहुत सारी चीज़ों से. और मैं तो सोचती नहीं इस चीज़ के बारे में, क्योंकि वो जो क्लीनिंग पार्ट है वो भी फिर आप ज़ाहिर है आपने कुछ प्रोड्यूस किया है, कुछ बना लिया, वो सेंस ऑफ अचीवमेंट इतनी आपको होती है, तो क्लीनिंग पार्ट भी यू डोंट माइंड. अच्छा, फिर मसला नहीं लगेगा, यू डोंट माइंड दैट. लेकिन आपने जो भी कहा ना कि एक्सपेंसिव नहीं है, मैं उस सेंस में कह रही थी कि आपको व्हेन यू बाय अ न्यू पीस ऑफ फर्नीचर, तो वो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव होगा. तो इंस्टेड ऑफ यू नो बाइंग अ न्यू पीस ऑफ फर्नीचर, आप अपना जो है उसको रिवैम्प कर लेते हैं. वो बाकी उस पर आप कितना मटेरियल लगाना चाहते हैं, इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच वर्क यू वांट टू डू ऑन दैट. लेकिन ये है कि जैसे पेंट्स हैं, तो अगर आप पेंटिंग भी करेंगे तो इट इज़ एन एक्सपेंसिव अफेयर. पेंटिंग्स लेकिन अगर कोई बिल्कुल शुरू में करना चाह रहा हो, तो क्या बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए कि पहले मैं पूरी अपनी चीज़ें मटेरियल भरूं और फिर मैं काम शुरू करूं, या ये कोई ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जिससे आप समहाउ स्टार्ट कर सकते हैं, देन ऑफ कोर्स आहिस्ता आहिस्ता आप उसको टॉप अप करते जाएं? बेसिक्स हैं, कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है. ओके, स्टार्टर पैक्स जो हैं वो अराउंड 3,000 to 4,000 जो है ना, वो आपको स्टार्टर पैक मिल जाते हैं, जिससे आप बिल्कुल बेसिक यू कैन यू नो अपना एक कोई छोटा पीस जो भी है वो आप कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं. अच्छा, राइट. एंड देन देयर आर थिंग्स दैट यू कैन रीयूज. फॉर एग्जांपल आपके जो ब्रशेस होते हैं वो आप रीयूज कर सकते हैं. वन टाइम इन्वेस्टमेंट. हाँ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है. बल्कि मैं तो जो घर में जैसे जो फोम होता है, आपके स्पॉन्जेस होते हैं, जो किचन स्पॉन्ज होता है, उससे भी मैं पेंटिंग सिखा देती हूँ, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं. तो फिर जब आप इस चीज़ में पढ़ते हैं ना, फिर इम्प्रोवाइज आप करते रहते हैं कि ये भी यूज़ हो सकता है, ये भी यूज़ हो सकता है. मैंने तो जब ये स्टार्ट किया था तो मुझे ये वाले पेंट्स मिल नहीं रहे थे, तो मैंने आई मेड माई ओन पेंट्स. वो मैंने खुद बना लिए पेंट्स, मैचिंग मिक्सिंग बिकॉज वो आर्ट वाला तो वो था, कलर बनाना तो आता था. तो चॉक पेंट मैंने खुद बनाने, फिर लकीली फिर मुझे मिल गई वेंडर्स जो ये बनाती हैं, प्रोफेशनली बनाती हैं. तो फिर मैंने क्योंकि उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है, जो आपको स्पेसिफिक जो शेड चाहिए होता है, तो इंस्टेड ऑफ यू नो उस पर टाइम लगाएं, आप सिंपली उनसे जो है बाय कर लें. एंड इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव. पाकिस्तान में ये थोड़ा सा हमें एज है कि चीज़ें बहुत, जितना बाहर बहुत एक्सपेंसिव है ना, हमारे यहाँ इतनी इतना वो नहीं है, तो आप शुरू कर सकते हैं. अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अपार्ट फ्रॉम मतलब ये वाली सारी चीज़ भी, यंगस्टर्स के साथ जो आपके ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी इंगेजमेंट, कौन सा ऐसा स्किल जो आपसे मैं जानना चाहूँगी, लाइफ स्किल
इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर देम टू लर्न? क्या ऐसी चीज़ें जो कि मतलब काम, पढ़ाई, स्किल्स तो चल ही रहे हैं, उसके अलावा ज़िंदगी अच्छी गुजारने के लिए क्या चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है? आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना, द वे यू कम्युनिकेट विद पीपल अराउंड यू, ये हर जगह आपको काम आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मेरे ख्याल में आपको जो है ना सीखनी है। मोस्ट ऑफ अस हमें ये नहीं पता होता कि हाउ टू टॉक टू अदर्स। हम क्योंकि जब हम ये कम्युनिकेट कर रहे होते हैं ना लोगों के साथ, तो हम कनेक्शंस बना रहे होते हैं। दीज कनेक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दे टेक यू टू प्लेसेस। एग्जैक्टली। बच्चों को मैं ये सिखाती हूँ कि आप इंजीनियर बन रहे हैं, साइंटिस्ट बन रहे हैं, कुछ भी बन जाएं, लेकिन आइसोलेशन में आप कभी भी काम नहीं करेंगे। यू नीड पीपल, टीम वर्क होता है। अब तो दुनिया में जितने बड़े बड़े भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, कोलैबोरेशंस, वो सब कोलैबोरेशंस हो रहे हैं, कंट्रीज आर कोलैबोरेटिंग। सो हाउ आर दे डूइंग इट? थ्रू कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन के थ्रू ही आप ये लिंकेजेस, ये सोशल जो आपकी बॉन्डिंग है वो होती है, इवन एट योर पर्सनल लेवल एंड योर प्रोफेशनल लेवल। हाँ, क्योंकि मैं अब इसको अपने उससे रिलेट करूँ, हमारे बैच में जो हमें लगता था कि बड़े अच्छे, जिनके सारे GPA भी अच्छा आ रहे, सब कुछ आ रहे, इन दी एंड दे वर जॉबलेस, और एक वो चीज़ नहीं हो रही थी। और वही जो उस तरीके से इतने अच्छे नहीं, लेकिन अच्छा दोस्ती यारियाँ थी, यहाँ वहाँ थी, अच्छा इंटर्नशिप पकड़ ली, अच्छा उसके कर ली, उसके ऑर्गेनाइजर, दे एंडेड अप बीइंग एट रियली गुड प्लेसेस, क्योंकि वो नेटवर्किंग, वो PR, वो कम्युनिकेशन उनको जगहों पे ले गया जो ये यहाँ पे बंदा वेट कर होते हैं, हम CVs तो भेज रहे हैं लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। वो कन्वेंशनल तरीके से चीज़ें नहीं चलती नहीं चल भी जाती है, लेकिन अगर इफ़ यूर यू नो आपके इंजीनियर्स हैं आप बहुत ज़्यादा, तो हर कोई आपको जो है ना वो रखना चाह रहा होता है। लेकिन देन अगेन आप जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे भी आपको जो काम करना है वो टीम में ही होगा। आपको लोगों से ही वास्ता पड़ेगा, उन्हीं से आपको बातचीत करनी पड़ेगी, तो आपको रिलेशनशिप बिल्ड करने पड़ते हैं वहाँ पे भी लोगों के साथ। इफ़ यू आर नॉट बिल्डिंग रिलेशनशिप्स और वर्किंग इन आइसोलेशन, नोबडी नोज यू, और फिर आपकी जो प्रोग्रेस है वो भी रुक जाती है, लाइफ में भी, इवन यू नो आपकी पर्सनल में भी रुक जाती है, और आपकी वैसे प्रोफेशनल प्रोग्रेस भी जो है वो रुक जाती है। चलिए, अब हमने बात कर ली स्किल की, अब अगर मैं ज़रा बात करूँ फेयर, क्योंकि बहुत सारे लोगों का, बहुत सारी ख़वातीन का भी आपके साथ होता है, यंगस्टर्स का भी होता है, देन आपके अपने कॉलीग्स भी, क्या जनरली एक फेयर क्या है जो लोगों में सबसे ज़्यादा आपको फील होता है कि है, जिसकी वजह से शायद वो थोड़ा हेजिटेंट हैं कुछ भी करने में, अपने तक चीज़ें रख रहे हैं, करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे? व्हाट इज़ इट? एक तो सबसे जो ज़्यादा चीज़ है वो है फियर ऑफ जजमेंट एंड फियर ऑफ फेलियर। फेल हो जाएंगे, ये आई डोंट नो ये लोगों को क्यों लगता है कि अगर फेल हो गया तो ये नहीं, ज़िंदगी ख़त्म हो गई। जैसे मैं बच्चों को भी टीच कर रही होती ना, तो हम इनको रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ा रहे होते हैं, तो उसमें रिसर्च मेथड्स में जब मैं उनको पढ़ाती हूँ तो मैं टेल देम कि देखो, दो तरह की रिसर्चेज होती हैं ना। एक होता है जिसमें आपने एक असम्पशन की और फिर उसको आपने प्रूव किया, वो ठीक हो गई, और एक होती है जिसमें आपने अज्यूम किया कुछ लेकिन वो ठीक नहीं हुआ तो आपका एंटी हाइपोथेसिस। तो बट दे थिंक कि जब नहीं हुआ प्रूव तो वो तो ख़त्म हो गया, हम फेल हो गए। तो ये नहीं है, आपने एक तरीका ऐसा भी ढूंढ लिया है जो दैट डज नॉट वर्क, ठीक है, तो वो स्टिल रिसर्च है। जो फेलियर है वो भी आपको सिखाता है कि व्हाट नॉट टू डू नेक्स्ट टाइम। तो ये इस चीज़ से डरना कि हम फेल हो जाएंगे, ये करें आगे, ये तो फेलियर हमें जो है वो देखना पड़ेगा, आई थिंक दैट हिंडर्स योर प्रोग्रेस। आप बस जो आपका दिल चाहता है, जिसमें आपको लगता है कि आप ये कर सकते हैं, तो यू शुड डू इट विदाउट फियर ऑफ एनीथिंग, और स्पेशली फियर ऑफ फेलियर। फेलियर हो भी गया तो दैट्स नॉट द एंड ऑफ। और अभी हम जितनी सक्सेसफुल एग्जांपल्स देखते हैं, चाहे फिर वो पर्सनालिटीज़ हो या फिर वो ब्रांड्स, कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस हो, वो फेलियर से गुजर के यहाँ पे आज हुए हैं। जो नहीं जानते उनको मैं कहूँगी कि सैमसंग हर किसी के हाथ में होता है। आज ज़रा गूगल पे सैमसंग की हिस्ट्री पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, गूगल की कीजिएगा। गूगल नाम का कितना मजाक उड़ाया गया था जब ये चीज़ आई थी। एलॉन मस्क की बड़ी बात होती है, एलॉन मस्क के फेलियर्स देखे, अब आप उनको इस चीज़ के लिए देखते हैं और उनको इंस्पिरेशन बनाते हैं। ज़रा पहले की स्टोरी सुने। सो दिस इज़ हाउ थिंग्स हैव बीन हैपनिंग। हाँ, बस हम लोग जो है ना वो हर कोई जो है ना वो ओवरनाइट सक्सेसफुल होना चाहता है विदाउट पुटिंग एनी एफर्ट। और दूसरा ये कि फेल हो जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, सबके सामने हम जो है ना सॉरी फिगर बन जाएंगे कि ये देखो
बड़े चले थे और करने के लिए और अच्छा, लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं होता कि आपके बारे में बेसिकली ये मैं सबको बताने को चाहती हूँ, तो लोगों के पास इतना, आप किसी के बारे में कितना सोचते हैं, कितना ऐसे इतना ही लोग आपके बारे में तो अपने आप को प्लीज इतनी इंपॉर्टेंस ना देंगे। अगर आपको लग रहा है आप कुछ करेंगे तो सारे आपके बारे में बात कर रहे होंगे। They don't, nobody, और इवन इफ दे डू तो इट जस्ट बी अ गॉसिप, एक दिन की 2 दिन की, उसके बाद खत्म, फिर जिंदगी में कोई और चैप्टर आ जाता है। बिल्कुल, आप लोगों के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि लोग हर वक्त आपको डिस्कस करते रहेंगे। सो यू नो, डू नॉट थिंक अबाउट इट। आप अपना जो आपका फोकस है, जो आपका एम है, वो उसको फियरलेस होके जो है ना आप उसको अचीव करने की कोशिश। अच्छा, थोड़ा ख़वातीन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइएगा। अब जैसे आपके पास आती हैं, सीखना चाहती हैं और फिर उसको प्रोफेशनली शायद अगर लेके जाना चाहती हूँ, तो क्या एक वो टेंशन या एंग्जाइटी होती है कि पता नहीं फैमिली ना अफेक्ट हो जाए, बच्चे ना इम्पैक्ट कोई हो जाए, पता नहीं टाइम बैलेंस हो पाएगा, इस तरह की वल्नरेबिलिटीज़ आती हैं? होते हैं, ज़ाहिर है ये फेयर्स भी होते हैं, लेकिन वही वाली बात है कि आप मैनेज करते हैं, घर भी तो मैनेज कर रहे हैं आप, बच्चे मैनेज कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स मैनेज कर रहे हैं, तो मैनेज करते हैं ना। उसी में फिर आप ये भी टाइम निकाल के आ रहे हैं कि सीख रहे हैं अब आप, तो फिर उसी में से आप थोड़ा सा और टाइम निकालते हैं जिसमें आप ये चीज़ भी मैनेज कर लेते हैं। तो फियर तो हर चीज़ में होता है, जो भी आप नया स्टार्ट करते हैं, यू नो। इवन आप फॉर एग्जांपल ड्राइविंग अगर सीखना शुरू करते हैं तो पहले दिन तो आप बैठा ही नहीं जाता उस पर, या सोच के ही आपको टेंशन हो जाती है कि ये ना, ये तो मैं रोड पे तो इतनी गाड़ियाँ हैं, ये तो मैं नहीं चला सकती बिल्कुल भी, लेकिन आप फिर चला लेते हैं। इसी तरह डिफरेंट स्किल्स हैं, ये भी स्किल है जिसमें आप यू लर्न हाउ टू यू नो ग्रो योर बिजनेस, और वो भी आप स्टेप वाइज ही सीखते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, ओवरनाइट तो कुछ नहीं होगा। इन द वेरी एंड अगर मैं आपसे पूछूं कि अपनी ज़िंदगी की किसी एग्जाम्पल से अगर आप लोगों को कुछ मैसेज, मोटिवेशनल कोई चीज़ कहना चाहें तो वो क्या होगी? वो यही है कि आप रुके नहीं, चलते रहें, कुछ ना कुछ जो है ना वो करते रहें लाइफ में। अपना जो है वो गोल जो है ना, उस कोई ना कोई एक जो है वो सेट रखें, एंड डू एनीथिंग दैट प्लीजेस यू, दैट ब्रिंग्स यू हैप्पीनेस। तो फिर आपको काम नहीं लगेगा अगर आपको वो फीलिंग हो। आपको वो काम करना चाहिए जिससे आपको खुशी हासिल हो रही है, फिर आपको वो काम नहीं लगेगा। हमारे यहाँ ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो काम कर रहे होते हैं जो उनको पसंद नहीं होता है, और फिर वो कंप्लेन कर रहे होते हैं, फिर वो मसला लग रहा होता है। एग्जैक्टली। लेकिन कई दफ़ा वो भी करना पड़ता है, मजबूरी होती है, बहुत सारी डिफरेंट यू नो आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको सॉर्ट आउट। अच्छा नहीं, लेकिन फिर मुझे लगता है कि अगर आप उसमें से एक अपनी छोटी सी पैशन वाली चीज़ निकाल लेना तो आप में इतनी एनर्जी और प्रोडक्टिविटी आ जाती है कि आप वो भी शायद विदाउट कंप्लेनिंग करना शुरू कर दें। बिल्कुल, क्योंकि आपको एक आउटलेट मिल रहा है ना, उसमें आप जो है वो आप रिवाइटलाइज हो रहे हैं, आपके सारी चीज़ें स्ट्रेसेस रिलीव हो रहे हैं, तो फिर आप एनर्जाइज होते हैं टू डू व्हाटएवर यू नो अदर थिंग्स दैट और अदर चैलेंजेस दैट यू हैव टू फेस। तो ये ज़रूर अपना जो है ना कुछ रखना और रुके नहीं कहीं पे भी। अच्छा मिजाज मैम, बातें करने में बहुत ईजी, आपने सारी चीज़ों को इतना ईजी फील कराया कि लग रहा है बहुत मज़े की स्मूथ जर्नी है, यू कैन डू दैट इन दिस एंड दैट, बट आई एम श्योर आपकी ज़िंदगी में भी हिकअप्स, वो देयर आर पार्ट ऑफ लाइफ, लोज आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। क्या कभी कोई ऐसा पॉइंट अपनी पर्सनल ज़िंदगी में आया जहाँ आपने कहा ना कि चलते रहना चाहिए, जहाँ दिल के कि बस मैं रुक जाऊँ? बहुत आते हैं ना हर किसी की, अब ज़ाहिर है मेरी इतनी एज हो चुकी है तो बहुत सारे आए हुए होंगे ऐसी। मेरे ख्याल में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में ऐसी चीज़ ना आई हो, क्योंकि अगर मैं आपको सिर्फ अपना PhD जर्नी अगर मैं उसको कहूँ तो सॉरी मैं उसके बारे में बताऊँ तो वो इतना डिफ़िकल्ट जर्नी है, और वो शायद बहुत से कम लोगों के साथ हुआ होगा ऐसा जैसा मेरा वो जर्नी था। कि मेरे बहुत दफ़ा ऐसा पॉइंट आया कि मुझे लगा कि मैं नहीं कर सकती, यू नो आई वोंट बी एबल टू फिनिश इट, क्योंकि मुझे 2 यूनिवर्सिटीज़ चेंज करनी पड़ी, मुझे अपना कोर्स वर्क जो है वो रिपीट करना पड़ा। वो रीज़न्स फिर उसके पे अलग पॉडकास्ट रखेंगे जिसमें मैं आपको वो पूरी जो है ना डिटेल्स बताऊंगी। लेकिन ये है कि एक पॉइंट तो ऐसा आया कि मुझे लगा कि बस ये है ही नहीं, ये नहीं कर सकती मैं। लेकिन फिर आप खड़े होते हैं दोबारा से और फिर आप कहते हैं कि नहीं, ये स्टार्ट किया तो इसको ख़त्म भी करना है। और वही वाली बात है कि फिर जब विल आ जाती है तो फिर वेज भी निकल आते हैं, फिर इवेंचुअली
मैंने कर ही लिया, रुकी नहीं। बस वही वाली बात जो मैं आपको बता रही हूँ, रुकना नहीं है कहीं भी। तो अभी जितने भी मतलब होते हैं नए PhD स्कॉलर्स होते हैं, वो उसमें से गुजरते हैं। देयर इज़ अ पॉइंट जिसमें वो सब कहते हैं कि नहीं बस खत्म। क्योंकि मैंने पर्सनली बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स देखी हैं जो लोग शायद साथ जॉब भी करे होते थे कि हम PhD भी करें, जॉब भी हो जाएगी, दे हैड टू क्विट देयर जॉब्स। मतलब मैंने खुद देखा है, और मैं आजकल क्योंकि खुद ज़रा PhD की तरफ मेरा माइंड गया हुआ है, तो मैं ज़रा ऑप्शंस इवैल्यूएट कर रही हूँ और देख रही हूँ। तो ऐसी स्टोरीज़, ऐसा वो भी थोड़ा वो होता है कि क्या किस तरीके से कुछ लोग, क्योंकि ये एक बिल्कुल डिफरेंट जर्नी है, इट विल चेंज यू फॉर एवर। लेकिन एक एडवाइस जो मैं अपने सब कलीग्स को देती हूँ, जितने भी PhD एस्पिरेंट्स होते हैं उनको मैं देती हूँ, उनको मैं ये कहती हूँ कि आप ना बाहर से करें PhD। पाकिस्तान में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इस तरह से है कि देर आर एक तो आपको जो स्पेशलिस्ट हैं ना, एक्सपर्ट्स हैं, वो मिलने मुश्किल होते हैं। अब काफ़ी वैसे हम मिल गए हैं, लेकिन जनरली अभी भी क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत कम हैं PhDs ना, तो इसलिए आपको एक्सपर्ट्स नहीं मिलते। वन देन देर आर सर्टेन थिंग्स जो कि जब आप बाहर PhD करते हैं तो वहाँ पे इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है जितनी यहाँ पर हैं। आपको रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते उस तरह से। फिर जैसे मतलब आपको सुपरवाइजर्स का भी प्रॉब्लम होता है। एंड देन देर आर सो मैनी, उसमें मैं कहूँगी कि जो आपके एवेल्यूएटर्स होते हैं वो इतने ज़्यादा हैं। मेरे प्रोफेसर, मेरे जो सुपरवाइज़र थे डॉक्टर रियाज, वो अब कनाडा में होते हैं, तो वो कहा करते थे कि इतने सारे जब साइंटिस्ट इकट्ठे हो जाए तो दे कैन नॉट कम टू वन, ऑब्वियसली इट्स पॉसिबल ही नहीं है, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारे यहाँ पे HEC के जो क्राइटेरिया ना, उसमें काफ़ी सारे यानी आपके लोकल भी एवेल्यूएटर्स होते हैं, आपके फॉरेन भी एवेल्यूएटर्स होते हैं, इंटरनल यूनिवर्सिटी के भी होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं, एंड देन फॉरेन भी होते हैं। तो इतने सारे जब आपके एवेल्यूएटर्स होते हैं ना, तो इट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट जर्नी। एक मुझे थोड़ा सा इस तरीके से बताएगा, एक मतलब पाकिस्तान की भी अभी भी आपने कहा कि बहुत कम है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा कंपैरेटिव देखें, कुछ साल पहले तक PhDs मतलब इट वॉज अ थिंग, क्योंकि कम थे तो आपको पता था कि दे बिन थ्रू दैट रिग्रेस जर्नी, जिसके बाद यहाँ पहुँचे। अब शायद क्योंकि आपको चाहिए हैं वो ऑब्वियसली रैंकिंग के लिए, तो यूनिवर्सिटीज़ ने बड़ी फ्लेक्सिबिलिटीज़ देना शुरू कर दी, इंडक्ट करें, फेलोशिप्स दे रहे हैं, ये वो दे रहे हैं। क्या उससे क्वालिटी ऑफ PhD ड्रॉप हुई है? क्वालिटी ऑफ PhD नहीं, क्योंकि वो है बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी जब आप इसमें से गुजरेंगी। तो अब बेसिक इट डिपेंड्स अगेन, फिर वही वाली बात है कि मैं इस पे वैसे जनरलाइज वो कोई स्टेटमेंट दे नहीं सकती, क्योंकि बहुत मैं ख़ुद उसमें से गुजरी हूँ, तो आई रियलाइज़ कि पढ़ना तो बहुत पड़ता है, आपको ख़ुद बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है इसके लिए। विदाउट स्टडीज़ आप यानी जिसने भी PhD की है वो कुछ ना कुछ पढ़ के ही या होगा, थोड़ा चाहे थोड़ा या कुछ ज़्यादा, लेकिन किया उसने, वो होगा। जर्नी जो है वो आसान नहीं है, तो पढ़े बगैर तो हो नहीं सकता। क्वालिटी अगेन इट डिपेंड्स यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपको अच्छे प्रोफेसर्स मिल जाते हैं तो फिर क्वालिटी नहीं होती है कॉम्प्रोमाइज़। जहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे वहाँ पे ऑब्वियसली फिर थोड़ी सी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपका, मैंने वही कहा कि जैसे पाकिस्तान में ना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू डू PhD। आपका जो थीसिस है वो जा रहा है बाहर, और बाहर आपको एवेल्यूएशन जो है वो बाहर से एवेल्यूएट होकर आ रहा है। तो देर आर आपको बाहर वाले भी कर रहे हैं, यहाँ वाले भी कर रहे हैं, देयर सो मेनी पीपल एवेल्यूएटिंग योर थीसिस, तो कुछ तो होगा उसके अंदर, होगा बिल्कुल ऐसे, तो कुछ तो होगा। तो उस तरह से इतना ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी कि कॉम्प्रोमाइज्ड है। ओके, अभी भी है उसकी, अभी भी, हाँ, राइट। सो यू वुड एनकरेज पीपल टू गो फॉर इट, to go for it, and I would encourage you to go abroad, क्योंकि वहाँ पे आप जब जाते हैं तो आपका horizon जो है ना वो काफ़ी broad हो जाता है। you think differently वहाँ पे जो, और मेरे ख्याल में जाना चाहिए। once in your life आपको ज़रूर जाके बाहर जो है वो पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि उससे आपका जो horizon है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। the way you look at things, वो बिल्कुल जो हमने शुरू में पर्सपेक्टिव वाली बात की थी, बिल्कुल। वैसे आपको भी फील होता होगा, क्योंकि आपके यंगस्टर्स के साथ भी अगर बच्चे भी कोई ऐसे आते हैं जिनकी कोई इंटरनेशनल प्रोग्राम की एफिलिएशन हो या वो पढ़ाई की हो, वर्सेस जो एक लोकल से आते हुए, सो यू डू सी दैट डिस्क्रिपेंसी। आई डू सी दैट। इट्स नॉट जस्ट कि मतलब बाहर से होकर आए हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फार फ्लंग एरिया से भी बच्चे आते हैं जो बिल्कुल
बिल्कुल ही वो जो को एजुकेशन उन्होंने देखा नहीं होता, तो वो जो उनका आउटलुक होता है आपको वो पता चलता है कि वो कहाँ से आ रहे हैं। और जो आपकी जो बिग सिटीज़ में जो बच्चे जो होते हैं को एजुकेशन से आते हैं, फिर OA लेवल्स का और जो मैट्रिक लेवल सिस्टम का है स्ट्रीम है, तो वो देखें आप कितना बिल्कुल डिफरेंट, आपको उन बच्चों में डिफरेंस नज़र आता है। तो यस, जो भी आपका इन्वायरमेंट होता है, जिधर भी आपने वो तालीम हासिल की है, वो इट इम्पैक्ट्स योर आउटलुक ऑन लाइफ। तो इसीलिए जब आप यहाँ से भी फिर आप सोचें, जब बाहर निकल के जाते हैं तो फिर वो कितना डिफरेंस वो आपकी सोच लेकिन पे मुश्किल लेकर वाली आएगा। स्टेज पे आपके पास आते हैं, क्योंकि ये वो होता है जहाँ बिल्कुल डाइवर्स, उससे चाहे कोटा सिस्टम से आ रहे हैं, वैसे हायर एजुकेशन के लिए आ रहे हैं, बिल्कुल। इतने डाइवर्स पूल को एक सेम पेज पे लाना, फिर उनके हिसाब से उनको चीज़ें सिखाना और फिर दुनिया उनको अपने लेंस से दिखाने की कोशिश करना। सो हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ टू ऑल द टीचर्स जो एकेडेमिया में हैं, जो इस तरह का काम कर रहे हैं। इट्स नॉट एन ईजी जॉब। हैट्स ऑफ वंस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस। बहुत मज़ा आया, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आपने बड़े मज़े से ईजीली, कहते हैं ना, जो बड़े मुश्किल टॉपिक्स भी लग रहे होते हैं, आपने उनको इतना ईजीली टैकल करके वो कर लिया कि मुझे लग रहा है लोगों का दिल करेगा कि हम भी जाएँ, हम भी ये ट्राई तो करें एटलीस्ट। So thank you once again. This is it from this episode. Inshallah, we'll see you next week with another guest. Till then, take really good care of yourself. Allah Hafiz.